चलिए, तो नाउ रेडी, सभी को गुड मॉर्निंग. So therefore just we have to proceed the classes. In the last classes I was discussing all about fundamental rights, I think so, right? So dear aspirants, whenever we are coming fundamental rights, and now we all have 6. तो पहला हमारा जो होगा, फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18. ओके, ये हमारा राइट टू इक्वालिटी होगा. देन राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 21. 22 कर लो, 22. Then right against exploitation. Article 23, 24. Religious right. Religious rights. Article 25 to 28. 25 to 28 अभी मेंशन करते चलेंगे. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. आर्टिकल 29 and 30. आर्टिकल 29 एंड 30. एंड एक आपका होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है, यानी राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. रेमेडीज Article 32. So these all are the fundamental rights. We all have to discuss all about it. First, second, third, fourth, fifth, sixth. So these all are 6 fundamental rights we all have. अब हमारे पास करेंटली देखा जाए तो करेंटली वी ऑल हैव 6 फंडामेंटल राइट्स. ओके, अब ये सभी को हम लोग एक एक करके इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे. सो जस्ट यू हैव टू मेंशन हियर. समय बचाना, 1 घंटा क्लास है, इसलिए हम भी चलें, अभी लिखते चलेंगे. ठीक है, जस्ट वी हैव टू सेव आवर टाइम, क्योंकि घंटा में बहुत ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे. You can also complete this image. Right to equality. If you want to make the number 1, 2, 3, 4, 5 and 6 currently, and previously, in the real constitution we all had 7 fundamental rights. What I was discussing last day. ठीक है, तो उस पर भी मैं आ रहा हूँ, और कौन हटाएगा उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे.
अब लास्ट क्लास में वो मिस्टर बोल रहे थे कि सर सारे आर्टिकल को याद करना ही पड़ेगा, है ना, आप ही का क्वेश्चन था ना। नहीं, सारे आर्टिकल हम आपको याद नहीं कराएंगे, लेकिन मेन करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि एग्जाम में आपको जैसे फंडामेंटल राइट्स में आपको याद करना होगा, और बहुत इजी है, टेंशन नहीं, एकदम वन लाइन में हम आपको सब क्लियर करें। जैसे अभी तक हमने क्या दिया है, आपको एक प्रैक्टिकल समझाया है, उसी तरह यहाँ पर भी आपको एकदम इजी वे में मैं समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। सारे आर्टिकल नहीं याद कराएंगे, लेकिन स्टार लगाएंगे तो याद करना होगा। तो नाउ इट हैज बीन क्लियर। इमेज बन गया, आप लोग भी ऐसी इमेज बना रहे हो, ये तो भाई साहब ऐसे लिख रहे, कोई बात नहीं है, जैसे व्हाट यू लाइक। थोड़ा सा कॉपी में होना चाहिए फिगरेटिव, क्योंकि आप लोग तो ऐसे ही इंजीनियर हैं, खूब मैपिंग किए होंगे, है ना। ये सब लेट आ रहे हैं, सब 100 रुपये देने वाले हैं। हाँ बेटा, 5th कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और इसके ऊपर बेटा है कि राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज मतलब पेनसिया, पेनसिया मतलब रामबाण, सारे समस्याओं का इलाज। 4th रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस राइट्स चल गया, धार्मिक अधिकार। क्लियर? हाँ हाँ, यू कैन complete it because now you are delayed. So just we have to start. To dear students, whenever we are talking about the real constitution, so in real constitution, yes, छूट गया क्या? Oh my God, चलो भाई, एक्चुअली मैं क्लास आता तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा दे दूँ, कम समय में ज़्यादा दे दूँ। आज आप लोग डीले हो गए, आज हम पहले हो गए। यस, बिकॉज माई ट्रेन वॉज शेड्यूल्ड ऑन टाइम, देयरफॉर आई एम ऑल्सो ऑन टाइम। ओनली 6 इक्वालिटी, फ्रीडम। आजकल सबसे ज़्यादा इंडिया में फ्रीडम की ही बात होती है, हमारी स्वतंत्रता है ना। 6 में है हमारा एक राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो यह मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो यह केवल ओनली, यू कैन मेंशन ओनली माइनॉरिटी को दिया गया है, ओनली टू माइनॉरिटी। जो भी हमारे देश में माइनॉरिटी हैं उनको ये आर्टिकल 29 में 30 दी गई है। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट एंड रिमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे भारत के संविधान में माइनॉरिटी तो हम लोग बोलते हैं कि वो माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी, लेकिन माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी के लिए क्या डेफिनेशन होती है, अभी तक हमारा संविधान में इसका क्लियर नहीं हुआ है। तो हम एक माइनॉरिटी को मान कर चलते हैं कि जिनकी संख्या कम है माइनॉरिटी में, तो या तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकते हैं या तो रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो एक इसी को हम मान के चलते हैं भारत में कि इसका यदि हम बेस करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर नहीं करता, लेकिन हम लिंग्विस्टिक को लेकर चलते हैं, जो उस भाषा को कम बोलने वाले हैं वो भी उस लैंग्वेज के लिए माइनॉरिटी है, और उस रिलीजन की जनसंख्या यदि वहाँ पर कम है तो मानेंगे कि वह भी माइनॉरिटी में आते हैं। तो एक आधार हम लेकर चलते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं दी गई है, कोई डिक्लेयर्ड नहीं किया गया है, डिफाइन नहीं की गई है कि हु आर माइनॉरिटीज, किनको कहा जाएगा, ऐसा क्लियर नहीं है। ओके, तो नाउ ऑन द बेस ऑफ रियल कॉन्स्टिट्यूशन आई वाज डिस्कसिंग, in the real constitution one thing has been also mentioned, just we have to say we have 7 फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, और एक जो था, जैसे यहाँ पर हम एक बार मेंशन फिर से करता हूँ, जैसे हमारा यहाँ पर अभी हमने देखा राइट टू इक्वालिटी, देखा था ना, देन राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, then we saw
right against exploitation, religious rights, cultural and educational rights, and constitutional remedies. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से पहले हम लोग को करना होगा एक था राइट टू प्रॉपर्टी एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. अभी लिखेंगे नहीं, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑलरेडी लिखे हुए हैं आपको. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सो दीज ऑल आर द 7 आर्टिकल्स इन द रियल कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे रियल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 अधिकार दिए गए थे. इन सभी अधिकारों में ये जो आपका अधिकार आता है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का जो अधिकार है, यह संपत्ति का अधिकार यदि देखा जाए तो बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हेल्ड इन 1978. ठीक है. और इस समय गवर्नमेंट जो थी वो गवर्नमेंट आपका जनता पार्टी की सरकार थी. ठीक है. जनता पार्टी गवर्नमेंट वाज लेड बाय मोरारजी देसाई. ओके, मोरारजी देसाई. अब यहाँ पर जो जनता पार्टी है, इट इज ऑल्सो कंसिडर एज जनता पार्टी इज द पार्टी ऑफ द पुअर. गरीबों की पार्टी थी. तो मायने से बात, गरीब है तो अमीर पर अटैक करवे करेंगे, और अमीर है तो गरीब पर अटैक करेंगे. यही दो जातीय मान लिया जाए तो ये मोरारजी देसाई सबसे पहले क्या किए कि उस समय जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, ज़मीन थी, उस ज़मीन पर इन्होंने अटैक किया और इन्होंने कहा कि जो अंदर आर्टिकल 31 है, जिसे हम राइट टू प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, इस राइट टू प्रॉपर्टी को इन्होंने सबसे पहले क्या किया साहब, रिमूव कर दिया, यानी हटा दिया. ठीक है. और इस तरह से अब हमारे पास जो थे टोटल 7 जो फंडामेंटल राइट्स थे घट गए. और इस आर्टिकल को कहाँ रखा गया, तो अब कहेंगे कि नाउ राइट टू प्रॉपर्टी जो है बीकेम, यानी बन गया, बीकेम अ लीगल राइट. यह अब एक लीगल राइट हो गया, ऐसे समझेंगे. अंदर आर्टिकल 300 का 1 या ए कह सकते हैं. क्लियर हुआ. यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 का ए के तहत अब हमारा जो अभी तक राइट टू जो प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट थी, अब इसे हटा करके अंदर आर्टिकल 300 का ए में इसे एक लीगल राइट बना दिया गया. कोई दिक्कत. तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन हुआ कि इस तरह से आर्टिकल 31 हटा दी, और क्या क्या हटाएगा ये भी याद करो. तो सबसे पहले तो आर्टिकल 31 में ये जो हमारा था, तो यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी हमारा 14 से 18 होगा. यहाँ राइट टू फ्रीडम जो होगा ये 19 से हमारा 22 होगा. एंड राइट अगेंस्ट 23 to 24, रिलीजियस राइट 25 to 28, कल्चरल राइट 29 to 30, एंड राइट टू प्रॉपर्टी वाज अंदर 31 और ये हमारा 32. क्लियर हुआ. तो यहाँ पर जो आपका आर्टिकल 31 था, जिसे आप राइट टू प्रॉपर्टी कहेंगे, एक्चुअली इट हैज बीन ओमिटेड. और केवल यही नहीं हटाई गई, एक और आर्टिकल हटाया गया. क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, अपने मन से. आई थिंक पाकिस्तान हैक कर रहा है क्या. चलो, तो अंदर आर्टिकल 31 देखा जाए तो ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो था, एक्चुअली इट वाज रिमूव्ड. और बाय इट यू कैन से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल हमारा 19 का 1 का एफ याद रखेंगे, इसमें भी हमारा प्रॉपर्टी रिलेटेड कॉन्सेप्ट था. प्रॉपर्टी रिलेटेड इसमें भी हमारा अधिकार दिए गए थे, इसे भी ओमिटेड कर दिया गया, यानी हटा दिया गया. तो हम कहेंगे कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा न केवल आर्टिकल 31 हटाई गई, बल्कि साथ ही साथ कौन सा आर्टिकल हटे, आर्टिकल 19 का 1 का एफ भी हटा दिया गया, क्योंकि इसमें भी प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रोविजन दिए गए थे. ये क्लियर.
सो जस्ट यू हैव टू मेंशन, ये नहीं भी लिखेंगे, केवल इतना भी लिख लेंगे, जस्ट इट विल बी फिनिश्ड, क्योंकि ऑलरेडी ये तो पढ़ लिए हैं। लिख लेंगे, जल्दी कर लो, आज पूछेंगे भी, आगे डेरा देते हैं सबको, क्योंकि अब डर ही से पढ़ाई हो सकता है ना, प्यार से थोड़ी पढ़ाई हो सकता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार अभी कहाँ डाल दिए गए हैं, तो संपत्ति का अधिकार कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं, बल्कि यह है कि लीगल राइट्स हो चुके हैं, जो अंदर आर्टिकल 300 का ए में चला गया। हाँ, इसका हम पीछे कराया, आप लेट रहे एंड आई वॉज फास्ट रहे। तो अब हमारे पास इस तरह से 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो हैड 7 बट करेंटली वी हैड 6 ओनली। अब हमारे पास केवल 6 बच गए। पर्पस संपत्ति के अधिकार, हर लोग ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति अक्वायर करेगा। पता लगा कि 2 परिवार हैं, 1000 बीघा ज़मीन अक्वायर कर लिया है, क्या 2 परिवार को 1000 बीघा ज़मीन की ज़रूरत है? तो सरकार ने कही कि देखो भाई, आपको जितनी ज़मीन है ज़रूरत है उतना ही रखिए, ज़मीन सरकार अक्वायर करेगी, अक्वायर करके जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको सरकार ज़मीन उपलब्ध कराएगी। इससे क्या होगा, समाज में एकीकरण बना रहेगा, इक्वालिटी की भावना आएगी। क्लियर हो गई? लेकिन बहुत हद तक हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था एक्चुअली इट वॉज नॉट इन फोर्स। रिटन? ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब यहाँ एक क्वेश्चन आप लोगों को होना चाहिए कि सर आपने बताया कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 पढ़ना होता है, 12 से 35, लेकिन कहीं 12 और 13 का तो चर्चा ही आपने नहीं किया। अब वहीं से हम शुरू करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमें लग रहा था कि आप लोग कोई रोकेंगे कि सर 12 और 13 कहाँ गया, आप सीधे 14 से शुरू कर रहे हो। तो 12 और 13 को भी हम जस्ट चर्चा करेंगे। उसके बाद ये सारे पर आपको अधिकार की बात करेंगे, कहाँ कहाँ आपका अधिकार है, ठीक है। अब हम अपना कर्तव्य भी दिखाएंगे, क्योंकि आप अधिकार तो मांगेंगे तो कर्तव्य कौन देगा। सो आई थिंक इट हैज बीन फिनिश। ऑनलाइन बच्चे क्लियर हो गया साहब? एनीवन हैज ज्वाइंड? यस। तो एक बार हिंदी में और अंग्रेजी दोनों कर लेते हैं। देश के संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। एक था हमारा राइट टू इक्वालिटी, यानी सभी के साथ बराबरी की बात किए गए, सभी की स्वतंत्रता की बात की गई, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए, है ना। हमें धार्मिक अधिकार दिए गए, कल्चरल यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए गए। और हमने ऑलरेडी बताया है कि ये हमारा जो कल्चरल एंड एजुकेशनल जो राइट्स था, इट हैज़ बीन गिवन टू ओनली माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी को दिया गया है। सिंपल सी बात। आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी था, नाउ इट हैज़ बीन रिमूव्ड एंड सेटल्ड, या यू कैन से प्लेस्ड अंडर आर्टिकल 300 का ए एज ए लीगल राइट। और बाई 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 19 का 1 का एफ, इट हैज़ बीन ऑल्सो ओमिटेड बिकॉज इट ऑल्सो प्रोविजन ऑल अबाउट प्रॉपर्टी रिलेटेड। यह भी संपत्ति से संबंधित इसमें भी प्रोविजन थे, इसलिए इसको भी हटा दी गई है। और एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो अब हमारे पास केवल 6 बच गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। हाँ सर, आर्टिकल 19 का 1 का एफ में भी प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रोविजन था, जिसे 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 31 और ये दोनों को हटा दी गई। हाँ यस, क्योंकि ये जो हम पढ़ेंगे ना आर्टिकल, कहाँ गया भैया, यहाँ फ्रीडम, तो इसमें भी पहले हमारा 7 अधिकार था, 7, इनमें से एक अधिकार निकल गए इसमें भी। तो फ्रीडम में आर्टिकल 19 जब देखेगा तो आर्टिकल 19 में
हमें ये सारे अधिकार हैं, बोलने के अधिकार, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार, यूनियन बनाने के अधिकार, देश के किसी भी कोना में घूमने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, का यूनियन के साथ साथ कम्युनिटी बनाए, असेंबली बनाने के अधिकार, भाषण देने के अधिकार। लेकिन जहां पर अधिकार मिलेंगे वहीं एक तरफ हमें रोक है कि ठीक है आपको जो बिजनेस करना है करो, लेकिन पता है ना कि बिहार में दारू बंद है। अरे संवैधानिक बंद है ना। वी नो everyone knows very well that this facility has been facilitated to all person at the home delivery. ये मुझे भी मालूम है, ठीक है, लेकिन संवैधानिक कानूनन बंद है ना। कम से कम ये तो नहीं कोई पी करके रोड पे ड्रामा नहीं ना कर रहा है। पहले ड्रामा करता था, अब कम से कम शांत हो गया है। ले रहे हैं लेकिन शांति जगह पर जा रहे हैं, है ना। तो जैसे ड्रग्स हैं ये सारे, तो आप कोई चीज के बिजनेस करो, लेकिन कोई ऐसा बिजनेस नहीं करो, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं करो जिससे कि समाज टूट रहा हो, देश के इंटीग्रिटी के विरुद्ध हो। अब ऐसा नहीं कि हथियारे के बिजनेस चालू कर दो, समझाया। आपको मन है, मान लो कि अभी आपने किराना दुकान चला रहे हैं, लग रहा है कि नहीं किराना दुकान में हमारा प्रॉफिट नहीं है, बर्गर के दुकान खोल दें, गोलगप्पा के दुकान खोल दें, एकदम 100% प्रॉफिट है, यू आर फ्री, नो वन कैन कंपेल यू, ठीक है। लेकिन अब ये ध्यान देना है कि कोई ऐसा बिजनेस नहीं करना है जिससे कि देश में समस्या क्रिएट हो जाए। क्लियर हुआ। तो एक तरफ हमें अधिकार की बात करता है तो दूसरी तरफ हमें प्रतिबंध लगाता है। जैसे हमारा अधिकार है कि जितने भी हमारे देश के सरकारी कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आप भी ऑफिसर बनेंगे तो आगे हम आपको बताएंगे कि कर्तव्यनिष्ठ रहिएगा, नहीं तो हमारा कोई स्टूडेंट पकड़ लिया और आप 4 दिन उसको घुमा दिए तो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर लेगा। अब आपकी जॉब भी जा सकती है, रेमुनरेशन भी आपको जाएगा, और पता नहीं कितने दिन तक आपको भी चक्की काटनी पड़ेगी। ये सब भारत के संविधान का आता है। आए दिन देखते होंगे सीओ साहब, बीडीओ साहब दौड़ाते रहते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं आर्टिकल 32 क्या क्या देता है, वो सभी हम चर्चा करने वाले हैं। नाउ रेडी। तो चलिए ये पूरे क्लियर हो गए हैं, इसलिए केवल हम अधिकार की आज बात करने वाले हैं। आज से केवल अधिकार, जितना जल्दी अधिकार खत्म हो जाए। तो सबसे पहले आप आर्टिकल 12 देखो, तब आगे बात करेंगे। आर्टिकल 12 क्या है साहब? डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसका है पहला, यानी राज्य को डेफिनेशन दिया है। मैंने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था कि स्टेट किसको कहते हैं, प्रोविंसेस किसको कहते हैं, याद है ना। मॉन्टेविडियो कॉन्फ्रेंस दिया था ना। लेकिन चलते हैं अब डायरेक्ट यहाँ, तो एक कहेंगे एसी का मतलब अकाउंट नहीं समझना, अकॉर्डिंग टू समझना है। ऐसा नहीं कि बैंक अकाउंट समझ जाइएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एसी मतलब सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसको स्पष्ट डिफाइन कर दी गई है कि एनी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या यू कैन से बॉडी carries on government fund and make policy, rule and execute, considered to be a state। यानी सिंपल सी कंसेप्ट समझना है कि एक ऐसी संस्था, ऐसे संगठन, ऐसा सरकारी या निजी प्राइवेट बॉडी जो सरकार के फंड से चलता हो, जो देश में कानून बनाता है, अपने पॉलिसी का निर्माण करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है, उसे स्टेट समझा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट होता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, प्योर सरकार है, तो सब लोग जानते ही हैं। इसके अलावे हम कह सकते हैं, क्या हो रहा है, इसके अलावे यदि देखा जाए
तो हमारा स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है, तो लेजिस्लेचर में भी कानून का निर्माण किए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि जो हमारा लोकल बॉडीज होता है, लाइक आप कह सकते हैं कि पंचायत यू कैन से म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। ये सारे के सारे जो संस्थाएं हैं इनको भी स्टेट के दर्जा दी गई है। इस तरह से भारत सरकार की कुछ संस्था जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नाम सुने होंगे, जैसे हमारा सेल है, ये सभी हमारा जो होगा ये स्टेट के अंदर में आएंगे, क्योंकि ये सारे संस्थाओं को चलने के लिए एक कानून का निर्माण करते हैं और इनका जो भी खर्च होती है उस सरकार के तरफ से होती है। क्लियर हुआ? तो एक ऐसी संस्थाएं जो सरकार के गवर्नमेंट का फंड के माध्यम से चलाए जाते हैं और वह एग्जीक्यूट करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, तो ये सारे संस्थाओं को कहा गया कि ये हमारा स्टेट माने जाएंगे। जो कि स्टेट का मतलब क्या होता है? सरकार। स्टेट का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर हुआ? यानी शासन, प्रशासन, यानी ये सारे के सारे प्रशासकीय बॉडी है। क्लियर हुआ? तो जल्दी से कर लेंगे, टेंशन ही नहीं देंगे, एकदम फटाफट चलेंगे हम। तो डायरेक्ट आंसर यू कैन से आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, राज्य की परिभाषा बताया गया है इसमें। ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी कैरीज ऑन गवर्नमेंट फंड एंड मेक पॉलिसी या रूल एंड एग्जीक्यूट कंसिडर टू बी स्टेट। ऑन है, डबल ऑन है। इतना साफ साफ लिख रहे हैं, और साफ लिखें। ओके, इतनी गंदी हैंडराइटिंग है। इससे प्रूफ होता है कि आप लोग लिखना भूल गए हो। ठीक है, गूगल का प्रयोग ज्यादा करते हो, जब हम हैंडराइटिंग से ही पकड़ लेंगे कि इतने लोग घर पे लिखना शुरू किए हैं, क्योंकि स्पीड गिरने का कारण है सब गूगल। देखो भाई साहब का हैंडराइटिंग गड़बड़ है। पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि माइक हल्ला करने लगेगा। रिडन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज जैसे पंचायत होता है, म्यूनिसिपैलिटीज होता है। अभी मुख्यमंत्री के चुनाव हो रहा है, अगले साल मुखिया का चुनाव होगा, पता है ना, सब लोग भाग लेंगे। वार्ड का चुनाव होगा, 10 को बाइक में तेल भराएंगे, 1 बाइक भेज देंगे। हम सब जानते हैं, क्योंकि आप जो करोगे सब हम कर लिए हैं। चले, नहीं समझ में आया ना? थैंक यू। सो जस्ट वी हैव टू प्रोसीड नेक्स्ट। आर्टिकल 13 पे आइएगा। लॉज इनकंसिस्टेंट विथ आर्टिकल 13। लॉज inconsistent with fundamental rights. Now I am writing very clean. Whenever we are discussing all about Article 13, in the short you can say under Article 13 there is a mention all about judicial review. Judicial review, इसमें आप कह सकते हैं, इतने नहीं समझ में आए तो कहेंगे सर जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ? ये न्यायिक हमारा जांच करेगा। जैसे सपोज दैट एनी, हम बात करेंगे हेयर इज लोकसभा
here is, this is our Lok Sabha, this is our Rajya Sabha, this is our president. Okay, suppose that any law which has been passed and framed from Lok Sabha, passed from Rajya Sabha, and finally you can say approved या consented by, right to understand, consented by the president. तो आपको पता है कि हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल पारित हो गया और पारित होने के बाद जैसे ही राष्ट्रपति का हमारा अनुमोदन या कह सकते हैं उनका अप्रूवल मिल जाता है तो वह हमारे देश में क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। क्लियर हुआ? तो जब तक ये लोकसभा यानी दोनों हाउसेज में रहता है तब तक ये कानून नहीं कहलाता, ये बिल कहलाता है। क्या कहलाता है? बिल कहलाता है। तो ये दोनों हमारा बिल है, लोकसभा में भी बिल लाएंगे और राज्यसभा में भी बिल लाएंगे। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाएगा तो इसको हम संवैधानिक भाषा में ही कहते हैं कि यदि राष्ट्रपति ने इसको अप्रूवल दे दिया दोनों जगह से पास होने के बाद तो यह हमारा एक्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ? और जैसे ही हमारा इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लीमेंटेड होता है, तो इसको आप कहेंगे कि हमारा एक लॉ हो गया। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिल अनेक हो सकते हैं लेकिन एक्ट कम होते हैं। जैसे इमेजिन करके एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान के चलते हैं कि एक इंसान है, क्योंकि इंसान ही की शादी होगी ना, तो एक इंसान है, अब इसकी शादी के लिए बहुत सारे प्रपोजल आते हैं। मान के चलते हैं 1, 2, 3 लड़की का मान लिया जाए बायोडाटा आता है, क्योंकि 21 साल पूरा कर लिया है, ठीक है। अब इसकी बायोडाटा 3-4 लड़की की बायोडाटा, क्या चारों लड़की से शादी करेगा? अब माइनस की बात है यहाँ पर, अच्छा ये भी करेगा। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये 4 गो हुआ, अब पिताजी भी देखेंगे कहाँ से अच्छा खासा मिलने वाला है, तो पहली वाली को काट दे कि इसका नकिया टेढ़ है, दूसरा को काट दे कि ब्लैक है, तीसरा कहे कि ठीक है, चौथा भी कभी कहा कि ना नटी है। अब मैंने से कितने बिल आए थे, लेकिन कौन सा बिल पास हुआ है? तो ये पिताजी ने पास कर दिया, नहीं लोकसभा से पास हो गया। अब गया राज्यसभा, माताजी, अब माताजी बेचारी कुछ जान करके भी नहीं कुछ बोल पाएगी, क्योंकि यहां पर पिताजी के अच्छा खासा रकम में मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है, तो अमाउंट से बहुत सारी समस्याएं हल भी हो जाती है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी करने का लक्ष्य यही होता है। तो मायने सी बात है कि बिल 3 पास हो गया लोकसभा राज्यसभा से, गया दादाजी के पास, दादाजी जावा राष्ट्रपति, दादाजी कहकर भैया जल्दी शादी कर लो, जिंदे में कम से कम पोतवा को देख तो ले, शादी कब टल जाएंगे। अब यहीं से बिल पारित हो गया, क्लियर हो गई। उसके बाद फिर शादी विवाह होगा, लोग आएंगे, मुंह दिखाई देंगे, ग्रैंड पार्टी होगा, सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया कि फलानिया चिलनिया के हो गई, क्लियर हो गया। एंड देन आफ्टर, उसके बाद घर के रिचुअल्स बच्ची को समझाया जाएगा, बताया जाएगा घर के क्या परंपरा है ना, घर की क्या ट्रेडिशंस है, वो कौन है क्या, सारे अब वो घर के सिस्टम में ढल गई। तो जैसे ही सबने अप्रूवल दे दिया, ग्रैंड पार्टी हो गई, रिंग सेरेमनी हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, सर्टिफिकेट होने वाला है, तो ये हमारा जो था ये हमारा एक्ट बन गया। और जिस दिन से घर के सारे नियमों को मानने लगी वो हमारे लॉ हो गई। इसलिए आगे होता है फादर इन लॉ, है ना, मदर इन लॉ, है ना, इन लॉ हाउस, सुने हो अंग्रेजी में ना, इन लॉ हाउस का मतलब होता है ससुराल, क्योंकि वहां से चलने लगा नियम, है ना, पेंडुलम कंसेप्ट शुरू। तो अब होता है, तो इस तरह से हमारे पास बिल अनेक होते हैं लेकिन एक्ट कम होते। तो उसी तरह बिल हमारा दोनों जगह आया। अब यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे देश में बिल आते हैं लेकिन सारे के सारे बिल पास नहीं हो जाते हैं, कुछ बिल लटक भी जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ सोचो ऐसे कि मान के चलते हैं कि बिल आया, इंप्लीमेंट भी हो गए, प्रेसिडेंट कंसेंट भी कर दिए, अबे तुमको क्या दिया, तुमको भी शादी करा देंगे, ठीक है। अब ये इंप्लीमेंट भी हो गया, लेकिन पता चला कि जो कानून बनी है दोनों जगह से पारित होकर के जो देश में इंप्लीमेंट हुआ है,
ये देश के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको इन्होंने ब्रेक किया है। क्लियर हुआ? तो वैसे परिस्थिति में हमारा जो न्यायालय होता है यानी जुडिशियरी जो होता है, इस जुडिशियरी के पास ये ताकत है अंडर आर्टिकल 13 कि व्हाट द रूल विच हैज बीन पास फ्रॉम बोथ ऑफ द हाउसेज एंड फाइनली अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, दिस बिल या दिस लॉ इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, अंडर द प्रीव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ऐसा तो नहीं कि संविधान के अधीन नहीं है, संविधान के बाहर है, संविधान को इन्होंने कह सकते हैं कि ब्रेक किया है। तो यदि किसी भी प्रकार के कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो ऐसे परिस्थिति में हमारा जुडिशियरी जो है उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है। समझ में आ गया? तो बताओ हमारे देश में सबसे पावरफुल कौन है? समझ में आ गई? तो ये रिव्यू, री प्लस व्यू, यहां दो टर्म है, री प्लस व्यू। व्यू का मतलब हुआ अवलोकन करना, एग्जामिन करना, और री का मतलब अगेन, क्योंकि आप लोग तो करके भेजिए दिए, अब आपके किए गए कानून को हम एक बार और जांच करेंगे और पता चलागा कि दिस रूल इज ऑन द बेस्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट विल बी इंप्लीमेंटेड। यदि ऐसा लगता है कि इट इज अगेंस्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन देन इट विल बी रिजेक्टेड। समझ में आ गई? तो दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। किनको किनको नहीं समझ में आया? बोलो, नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गई? यानी देश में कोई भी कानून बनेगा, जैसे भी किसान बिल वाला आया था, कृषि बिल आया था ना, 3 गो, तो देश में कोई भी कानून आएगी और उस कानून को ऐसा यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह कानून गड़बड़ है तो वैसे परिस्थिति में उस कानून को रिजेक्ट कर सकता है। तो डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखवा देता हूं कि ये फिगर से समझ में आ गई? क्लियर है? जल्दी से बोलेंगे, लिखवा दें या क्लियर है? लिख, चलो एक लाइन लिख लो जल्दी से, देर नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट में आपने लिख लिया जुडिशियल रिव्यू ना, लिखेंगे when a law made by both of the houses and approved या consented by the president and finally executed या implemented if it is perceived, PERCEVED, perceived मतलब होता मालूम पड़ना, लगता है ऐसा। if it is perceived by the Supreme Court या judiciary, perceived by the judiciary that this law breaks the basic structure of Indian Constitution, then the court will reject it. क्लियर? तब हमारे देश में कोर्ट उसको रिजेक्ट करे। जैसे आपको याद होगा 2014 में हमारे यहाँ NJSA कानून आया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोर्ट में यानी जज की जो नियुक्ति होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होता है, तो उसको लेकर के कॉलेजियम सिस्टम में माना जाता है कि इसमें नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है, भाई भतीजावाद, क्योंकि बंद कमरे में देश का CGI जो होते हैं 3 गो लोग मिल करके अगला CGI के चुनाव कर लेते हैं और उनका नाम जो होता है प्रेसिडेंट के बाद भेज देते, तो देश का अगला CGI हो जाता है। ठीक है? तो इसको लेकर के भारत सरकार ने 2014 में कानून पारित कराया, NJSA, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित कराया कि
अब हमारे यहाँ जजों के जो नियुक्ति किए जाएंगे उसमें भारत के एक लॉ मिनिस्टर भी रहेगा, उसमें एक महिला भी रहेंगे, उसमें डिप्राइव्ड क्लास है एसी एसटी और ओबीसी तथा माइनॉरिटी के भी लोग रहेंगे। मतलब ये सभी 8-10 लोग मिल करके भारत का अगले जो सीजीआई होंगे उनकी नियुक्ति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये तो गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि कॉलेजियम सिस्टम खुद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का दुरुपयोग भारत में खूब किया है, और यह 2014 में किया एनजेएसी के माध्यम से। क्योंकि हमारे यहाँ आज तक देश की आज़ादी से संविधान हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यदि देखा जाए 28 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है, क्लियर हुआ। और उस समय से अभी तक हमारे भारत में कितने महिला बने हैं जी, महिला जज सुप्रीम कोर्ट में? फातिमा बीबी के अलावा कोई बने? एकमात्र फातिमा बीबी बनी है। अब होता है कि एक महिला का जो दर्द होता है महिला ही समझ सकती है, पुरुष कभी नहीं समझ सकता। जैसे मैं स्पष्ट करता हूँ, जैसे मेरी माँ, और मेरी माँ जितने हमारे मौसी हो सकती है, हमारी नानी हो सकती है, उससे खुल करके वो जितने आंतरिक बातों को शेयर कर सकती है उतना मेरे पिता से भी शेयर नहीं कर सकती, राइट। एक महिला के प्रति उनका सहानुभूति होता है, भौती होता है, इमोशन होता है, एक एक दर्द को बयां करते हैं। लेकिन यदि जज ही पुरुष हो और एक महिला के अगेंस्ट कुछ गतिविधियां हो, क्या पॉसिबल है कि एक महिला सारी बातों को खुल करके रख दे? क्योंकि वहां पर कहीं न कहीं संस्कार हो जाता है, उनकी जो समाज में एक बना हुआ है उसके कारण और लाज लोग के कारण वो बहुत सारे बातों को नहीं रख पाते। तो मैं इसका अगेंस्ट हूं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति जो सीजीआई का होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और ये सरकार 2014 में जब बनी तो इन्होंने 14 में सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की किया, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम में मात्र सीजीआई जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं, एक बंद कमरे में बैठ करके अगला सीजीआई कौन होगा उनकी नाम घोषणा करते हैं। सही है या गलत है? आज भी वही करते हैं, अभी भी वही सिस्टम है। तो सरकार उसी को चेंज करने के लिए एनजेएससी लाया, जो हम आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉलेजियम सिस्टम खुद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये 1980-90 के दशक में एक कंसेप्ट ऐसी डेवलप कर दिया गया, चलो भाई सीजीआई की नियुक्ति जो होगा वो सीजीआई पर ही दे देते हैं कि अगले कौन होंगे, और जिनका नाम का अनुमोदन करेगा यानी अप्रूवल करेगा और वो आगे प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, प्रेसिडेंट उसी को अगला सीजीआई बनाएंगे। तो यहाँ आपको क्या है, नेपोटिज्म। जैसा कि क्या बिहारी से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा होता है, बिहारी से ज्यादा ज्ञानी होता है? आज तक सुने हो कि बिहार से कोई सीजीआई बने? यूपी से सुने हो, उड़ीसा से सुने हो, सारे कहाँ से बनते हैं? मध्य प्रदेश। देखो जितने भी दिखेंगे वो सारे साउथ इंडिया से ज्यादातर दिखेंगे, सबसे ज्यादा साउथ इंडियन दिखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। बहुत पूर्वी राष्ट्र में जाओगे तो गोगोई असम, पूर्वी राज्यों में जाओगे तो गोगोई असम, मतलब 2-3 राज्य एकदम फिक्स हो चुका है कि सीजीआई बनेंगे तो वहीं से बनेंगे, जो बनेंगे वहीं से बनेंगे। तो समस्या विकराल है, इसी को कहते हैं नेपोटिज्म, ठीक है। तो इसको सरकार ने हटाने के, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष भी इसमें गलतियां किया, सपोर्ट उन्होंने नहीं किया, ठीक है। यही कारण थी कि एनजेएससी कहीं न कहीं कमजोर पड़ गई। तो आगे सारे अधिकार बताएंगे क्या क्या हुआ है। उसमें डिमेरिट्स कुछ नहीं था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारा जुडिशियरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है, सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करे। तो यहां पर कौन सी हस्तक्षेप, सरकार नहीं हस्तक्षेप करी तो आप कौन सी महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं? बार बार सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न होते आ रहा था, आज भी प्रश्न लोग उठाते हैं कि हमारे जुडिशियरी में सबसे ज्यादा जो है जो फॉरवर्ड वर्ग होते हैं, ऐसे समझिए, उनका दबदबा बना हुआ है। तो भाई फॉरवर्ड का दबदबा बना हुआ है तो फॉरवर्ड की दबदबा तभी ना घटेगी जब उनके प्रतिनिधि उसकी नियुक्ति में आएंगे। तो सरकार ने कहा कि हमारे जो एनजेएससी की नियुक्ति होगा, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति हो, इसमें भारत के एक लॉ मिनिस्टर रहेंगे, इसमें एक महिला रहेंगे, एक डिप्राइव्ड यानी एसी एसटी ओबीसी के रहेंगे, एक माइनॉरिटी के रहेंगे, और तब जाकर के नियुक्ति हो। तो सब की जब मेजोरिटी होगी और मेजोरिटी से किसी की नियुक्ति होगा, वो सही होगा या गलत होगा? तो यहाँ पर कहाँ हो रहा है नॉन ट्रांसपेरेंसी? तो लॉ मिनिस्टर मायने से लॉ मिनिस्टर काहे नहीं रहेगा? तो फिर
क्योंकि हमारे पहले एक कॉमन ऐसा नहीं है। पहले कोई भी ऑफिसर, एक कहना बड़ा अनुचित तुम्हें लग रहा है, ठीक है, ये आलतू फालतू बातें नहीं करना चाहिए, कौन सा पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि जो भी पार्लियामेंट जाते हैं उनको संवैधानिक नॉलेज होना बाध्य हो जाते, वो करते भी हैं। और सबसे पहली बात, लिसन, मंत्री कोई बन, लालू जी खुद पॉलिटिकल साइंस और लॉयर है, पता है, LLB हैं, नहीं पता है तो थोड़ा जानने की कोशिश करो, उनकी बैकग्राउंड जानो। वो अलग बात है कि वो आपके तरफ आपकी भाषा में उतर जाते हैं, तो इससे उनकी क्वालिटी, उनकी क्वालिफिकेशन पे प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। वो खुद LLB हैं, पटना लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं। वो अलग बात है कि बिहारी टोन उनका है, इस आधार पे तुम उनको हल्के में ले रहे हो। वो बिहार के राजनीति के चाणक्य हैं वो भी, ठीक है, इसे हल्के में मत लिया करो। और कोई भी मंत्री नहीं होते, मंत्री को चलाने के लिए हमारे देश में IAS IPS किस लिए नियुक्ति होता है? जितने भी IAS IPS ही हमारे मंत्री का चलाते हैं, कोई भी मंत्री हो, लीक लोढ़ा पड़ पत्थल, LLPP, GGMP, GGIP, सब सभी को चलाने के लिए हमारा IAS IPS ही होते हैं। पहली बात ऐसे समझो, क्योंकि यही पढ़ के जाते हैं। अभी आपको लग रहा है आप ही कल मंत्री बन जाओगे, तुम्हारा असिस्टेंट कौन होगा? तुम्हारा भाषण लिखने वाला कौन होगा? आगे तुम्हें कौन सी कदम वो विचार देगा? एक IAS ही देगा। तो लिसन, वही बात ये नहीं है। तो हमारे यहाँ कानून कोई भी बनती है तो कानून कहाँ से बनती है? सदन से बनती है, सदन। और कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो हमारा लॉ के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर में आता है। तो ऐसे तैसे नहीं करना, जो हमारा संवैधानिक बात करेंगे, हम इमोशनली यहाँ पर बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके माध्यम से यही कहा गया कि कोई भी कानून यदि देश में बनती है तो वह कानून हमारा संविधान के दृष्टि से होना चाहिए। और जैसे तूने कहा, तो खुद जो कॉलेजियम सिस्टम खुद संवैधानिक अधिकार नहीं रखता है। एक कौन सी ट्रांसपेरेंसी है कि बंद कमरे में CGI 3 को बैठा करके अगला नाम घोषणा कर रहे हैं? कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? आज तक क्यों नहीं भारत में? तो अल्पसंख्यक से कोई सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, महिला नहीं जा रहे हैं, SC से नहीं जा रहे हैं, ST से नहीं अभी ना चेंजेस थोड़ा सा हुआ है, नहीं तो पहले तो दबदबा था स्वर्णों का, या तो ब्राह्मण होते थे, स्वर्ण जाति के ही ज्यादा अलग होते थे। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंस कहाँ था? क्योंकि हम बात करते हैं तो संवैधानिक में हमें जाति धर्म सबको साइड करना होगा, केवल संविधान की हम बात करेंगे। वो आपका पर्सनल व्यू घर पे हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, संविधान हमारा सुप्रीम है। आगे बढ़ जाए, तो ये क्लियर हो गया जुडिशियल रिव्यू। अब आते हैं आर्टिकल 14 से। देखो, तो अब हमारी आर्टिकल 14 से लेकर के हमने 18 की बात किया, और ये हमारा क्या है? राइट टू इक्वेलिटी। बस अच्छे से समझते जाइएगा, राइट टू इक्वेलिटी। अब इसमें आर्टिकल 14 जो है वो हमारा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। बाबू अच्छे से समझना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी हमारे देश के हर नागरिक कानून के सामने बराबर है। क्लियर हुआ? देश के हर नागरिक कानून के सामने बराबर है, चाहे वो रिक्शा पुलर हो या कह सकते हो अंबानी हो। सब संविधान, सब कानून के सामने एक समान माने जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्या है समझेंगे। इतना तो क्लियर हो गया। यानी हम कह सकते हैं, यहां पर एक लाइन पहले लिख देता हूं, फिर हम आगे इस पे बात करूंगा। ऑल इंडियन सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। इतना क्लियर हो गया। अब इसका एक्सेप्शन क्या है? थोड़ा एक्सेप्शन पे शॉर्ट में ध्यान देना। एक्सेप्शन ये है कि आर्टिकल 14 के अंदर में सब एक समान होंगे। इसमें देश के प्रेसिडेंट जो होते हैं और देश के राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, इनको साइड रखा गया, इससे अलग रखा गया, ठीक है। तो द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर सेपरेटेड फ्रॉम इट, यानी इससे अलग किया गया। जैसे मान के चलते हैं कि आप किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन करते हैं, आपके अगेंस्ट FIR होता है। यदि लगता है कि नहीं आपका घटना संकीर्ण है तो आपको अरेस्टिंग होता है। क्लियर हो गया। लेकिन हमारे भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये दो ऐसे पोस्ट हैं कि ये यदि पोस्ट पे बने हुए हैं तो पोस्ट पे जब तक ये राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, इनके अगेंस्ट FIR नहीं होगा।
इनको किसी भी प्रकार का अरेस्टिंग नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये दो ऐसे पोस्ट देश में हैं जो आर्टिकल 14 जो हमारा राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड रूल की बात करता है, उनसे दोनों को अलग रखा गया है। क्लियर हो गया? इसीलिए कुछ ऐसे भी लोग दिखेंगे, पर्सनली अटैक नहीं, ओनली समझना है, अपने अपने समझ जाना, जिन पे बहुत सारे चार्जेज लगे होते हैं, वो इच्छा रखते हैं कि काश कहीं के गवर्नर बन जाते या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन जाते, तो फिर समस्या सब निदान हो गया होता। समझना आपकी है, ठीक है? तो राष्ट्रपति, हाँ, पहले से जब सब अब खत्म, अब कंप्लीट दूध की गंगा, ठीक है? तो ये दो ऐसे पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर, कि अब आप इस पोस्ट पे आ गए तो नाउ यू आर 100% प्योर, कोई मिलावटी नहीं। क्लियर हो गया? तो जल्दी से कर लेंगे इन शॉर्ट, समझते जाना है, एक्सेप्शन भी समझते जाना है। यस, इज इट क्लियर? किसी भी हालात में, अब ऐसा भी इसमें एक आ सकता है कि मान लो कि किसी पर गंभीर आरोप लग गया, गंभीर आरोप लग गया, तो इसके लिए फिर नियम है एक्सेप्शनल, आर्टिकल 361 पढ़ना होगा कि जो व्यक्ति इन पे आरोप लगा रहा है वो सारे आरोपों को पहले स्पष्ट करेगा, लिखित बताएगा, वो व्यक्ति अपना पूरा पूरा बायोग्राफी जो होता है, एड्रेस से सब वो अपना बता देगा कि हम कौन है, कहां से, केकर बेटा है, और हम आप पे आरोप लगा रहे हैं। तो केवल FIR होगा। अब बताओ कि सब बायोग्राफी बता देगा, समझ रहे हो? तो उससे अच्छा है कि भूल जा। समझ गए ना? बस समझते रहो खाली क्या हमारा संविधान है, अधिकार के साथ साथ बहुत चीजों को मिलेगा। आगे बढ़ जाए? नहीं, बड़ा गंभीर दिख रहे हो सब। हाँ, सेपरेट फ्रॉम इट, इट मतलब इससे, आर्टिकल 14 से इनको एकदम अलग रखा गया, क्योंकि एक्सेप्शन, शब्दों में अपवाद, राक्षस कुल में प्रहलाद। नाउ क्लियर? अब आते हैं आर्टिकल 15। समझने के लिए आप तैयार हैं, हम समझाने के लिए तैयार हैं, और सारे आपको आसपास इर्द गिर्द से ही आंसर मिलेगा जो इसका एग्जाम्पल देंगे। आप दिमाग को रखें बोर्ड पर और हाथ में रखें कलम, दोनों चलेगा साथ। सुस्त मत बनो, डोंट बी स्लोकॉच। आर्टिकल 15 क्या है? देखो भैया, आर्टिकल 15 में कहता है, आर्टिकल 15 है कि देश के किसी भी नागरिकों को एनी इंडियन सिटीजन्स, एनी इंडियन सिटीजन्स शैल नॉट बी, डिप्राइव नहीं करके कर दो यहां डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड ऑन his या her caste, religion, sex, birthplace, कलर या क्रीड ही कर देता हूं, रेस एटसेट्रा। यानी भारत के किसी भी नागरिकों के साथ आप उसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और वह डिस्क्रिमिनेशन का जो बेस होगा यानी आधार जो होगा वह उनकी जाति होगी, उनका रिलीजन धर्म होगा, उनका लिंग, उनका जन्म स्थान के साथ साथ उनका जो रेस होता है, ये सभी हमारा बेस है। तो इस बेस के आधार पर देश के किसी भी नागरिकों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया? किसी भी हालात में यदि आप ऐसा करते हैं
तो आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 के आपको ऑफेंसिव माना जाएगा, एक गलत माना जाएगा, आप पे कार्रवाई किए जा सकते हैं। वहीं आर्टिकल यदि 16 की बात किया जाए तो आर्टिकल 16 कहता है साहब, इन एनी पब्लिक अपॉर्चुनिटी मतलब इक्वालिटी बिफोर पब्लिक अपॉर्चुनिटी। So in any public opportunity, any Indian can't be deprived on the base, फिर वही चीज आएगा on the base, और बेस में फिर वही जाति, धर्म, जेंडर यानी सेक्स, बर्थ प्लेस, क्रीड, रेस एटसेट्रा। यानी देश के किसी भी नागरिकों को हमारे भारत में जो सरकारी जॉब होती है, जो भी हमारा पब्लिक अपॉर्चुनिटी आता है, ये सारे पब्लिक अपॉर्चुनिटी में किन्हीं को जाति, धर्म, इस सब के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी से उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा, सभी बराबर हैं। जिसमें जितना ताकत है उनके अनुसार वे गवर्नमेंट का जॉब जो होगा वो प्राप्त करेंगे। और इसी के अंदर में आर्टिकल 16 का 4 के तहत एक प्रोविजन किए गए हैं और वह है रिजर्वेशन। ठीक है, तो याद करना होगा रिजर्वेशन फॉर किसके लिए है, तो रिजर्वेशन फॉर जो भी कहेंगे सोशियली और इकोनॉमिकली। ठीक है, सोशियली और इकोनॉमिकली कह सकते हैं बैकवर्ड है, तो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं तो उनके लिए आर्टिकल 16 का 4 में आरक्षण यानी रिजर्वेशन का कंसेप्ट रखा गया है। तो यहाँ 2 टर्म है, सोशियली और इकोनॉमिकली। सामाजिक और आर्थिक रूप से यदि कोई कमजोर है, वंचित है, पिछड़ गए हैं, तो इनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान की गई है। और इस रिजर्वेशन के अनुसार ओबीसी वर्ग को अभी 27% आरक्षण है, एससी जो रहते हैं इनको 15% आरक्षण है, एसटी जो हैं इन्हें 7.5% आरक्षण है। इतना को जोड़िएगा तो लगभग 49.5% हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा, 5 इधर हो गया, 7 दूनी 14, 5 19, 1 2 3 4, 49.5% ये हो गया। तो ये हमारा आर्टिकल 16 के 4 के तहत है, समझिएगा, क्लियर हो गई। तो ये इसमें आगे आपको हम जुडिशरी में बात करेंगे जब मंडल कमीशन की बात आएगी। तो मंडल कमीशन के अनुसार ओबीसी वर्ग को सबसे पहले आरक्षण देने वाले भी एक बिहारी ही थे। पूरे भारत में आरक्षण का कंसेप्ट शुरू किया ओबीसी वर्ग के लिए, और वे थे कर्पूरी ठाकुर, सुना है ना। तो कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा ओबीसी को पहली बार आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। अब इसके अलावे संविधान से बाहर चलो तो 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से यानी 2019 के माध्यम से EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर जो हैं उनको भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये 49.5% के बाहर है, अलग है। ये आपका जो है सुप्रीम कोर्ट जो था मंडल कमीशन में कहा था कि देश में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देना है। ठीक है, अब ये जो है 10%, तो इसी पे कुछ जब ये 104वां संविधान संशोधन लागू हुआ तो कुछ लोग इस पे हल्ला बोल रहे थे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि EWS जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, यह किसी जाति के लिए नहीं है। जो बच्चों को दिमाग में भर दिया गया है, नेताओं ने गलत तरह से भरा है कि ये जो है ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और लाला के लिए है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए हैं, गलत है। आप 104वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
यह सभी जाति सभी धर्म के लिए है। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है, सब हैं। और वे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए क्वालिफिकेशन तय की गई है। क्लियर हुआ? तो जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है, ये किसी जाति के लिए नहीं है, ये 10% में सारे हैं जो अर्थव्यवस्था जिनकी बहुत अच्छी नहीं है। क्लियर हो गया? तो यदि अभी तक दिमाग में भ्रम होगा कि WS के मतलब होता है ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और लाला, ये जो होते हैं स्वर्ण जाति बिहार में जो होते हैं, भारत में उनको दी गई है, दिमाग से भ्रम को निकालिए। क्योंकि ये सारे भ्रम फैलाने वाले देश के अनएजुकेटेड नेतागण हैं, जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, वो भ्रम फैलाए। और उन्होंने संविधान में तो संसद में हल्ला भी किए कि हम ये 10% का हम विरोध करते हैं। ठीक है? अब प्रश्न होता है कि कोई मान लिया जाए कि पिछड़ी जाति में जन्म लिया, हमारे आरक्षण का हम कभी प्रावधान पढ़ाएंगे आगे चल करके कि आज हमारे देश में आरक्षण एक कैंसर के रूप में कैसे हो गया। BR अम्बेडकर साहब इसका बहिष्कार कर रहे थे, 10 साल से ज्यादा की बात नहीं किए थे, लेकिन आज हमारा क्या हो गया, जातिगत हो गए। ऐसा नहीं था। BR अम्बेडकर साहब जो थे उन्होंने कहा था कि देश में उनको आरक्षण दिया, जैसे मान लो हमारे दादाजी का आरक्षण का लाभ मिला, तो दादाजी के 5 बेटा, 5 को नहीं मिलेगा, 5 को चाहे जिया बाल बच्चा हो उसको नहीं मिलेगा। एक कंसेप्ट था। लेकिन राजनीति तुष्टीकरण जो होता है, पोलराइजेशन जिसको कहेंगे, भारत में आरक्षण एक बहुत बड़ा हथियार बना ली गई राजनीतिक दलों के द्वारा वोट बैंक के लिए। समझ में आ गया? तो इस तरह से अब इसका दुरुपयोग जाति आधारित, हमारा जाति आधारित आरक्षण नहीं थी, अब ये जाति आधारित हमारे देश में कर दिए गए। तो पता चला कि कोई ठीक है वो निचली जाति से आते हैं, लेकिन उनके पास भगवान की कृपा से हर चीज है, फिर भी वो उसका फायदा उठा रहे हैं। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि जैसे OBC वर्ग में हमारा क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है कि यदि आप 8 लाख रुपया आपका वार्षिक एनुअली इनकम है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पता है कि नहीं? ये सब आपको सिविल में बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है। हम यहाँ शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है? शॉर्ट में बताता हूँ, तुम्हारी समस्या सब निदान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ये सब कंफ्यूजन बच्चे के दिमाग में डाले गए हैं। देखा आया ना? तो मैं बता रहा हूं कि कोई भी इसको ले सकता है, तू भी ले सकते हो यदि तुम क्रीमी लेयर में आ रहे हो। लेकिन माइनस क्रीमी लेयर का मतलब 8 लाख आपका इनकम है। आजकल तो नन क्रीमी लेयर NCL सब बना ले रहा है गलती। तो इस देश में खाली गलती ही हो रहा है। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है, उसके घर में महीना का 5 लाख रुपया आ रहा है, सालाना 8 लाख छोड़ दो, वो भी NCL बनेले है। ठीक है? तो उसी तरह सबके हालात है, देश में सबके हालात है, हम एक को नहीं कह रहे हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है, सब लोग बना रहे। अब तुम उन्हीं के बीच में रहा तो किसको जानोगे, है ना? देखे हो, लेकिन है सबके लिए। जो भी कंसेप्ट का है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, कहीं भी संविधान में टर्म नहीं लिखा हुआ है फॉर फॉरवर्ड, सामने सीधे लिखा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जो भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उन सभी के लिए प्रावधान किए गए हैं। लेकिन अब इसका कौन फायदा, जैसे इसी का फायदा गलत ले रहे हैं ना, उसी तरह कोई भी इसका फायदा उठा रहा है। अब इसकी जांच होती भी है, जांच में बहुत सारे पकड़ा रहे हैं। अपने पिछले साल सुना होगा कि कितने IAS का जॉब भी गया है कि उन्होंने गलत कागजात दिया है। तो ऐसा नहीं कि आप यदि गलत कागजात पेश करके नौकरी ले रहे हैं, इसका फायदा ले रहे हैं, तो आगे चल के आपका दिक्कत भी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, तो इसमें 2000 तो इस तरह से भी यदि देखा जाए तो लगभग कह सकते हैं कि लगभग 59.5% आरक्षण की बात हो गई है। अब बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो वोट बैंक के लिए, जैसे कर्नाटका के नाम सुना होगा, झारखंड के नाम सुना होगा, ये सारे राज्य क्या है, अपने राज्य आधारित ये आरक्षण का प्रावधान कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि वोट बैंक तैयार हो रहे हैं कि देश का विकास, राज्य का विकास, किसी जाति का विकास नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है, जो बेचारा था वो वहीं पर है। तो हमने भी जैसे अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट क्या बताया, दादाजी को मिला तो दादाजी के 5 बेटा, 5 को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो हम कमजोर थे, एक को मिला तो परिवार में तो चेंजेज आ गया ना, बदलाव हुआ ना। लेकिन अब समस्या क्या है कि दादा के भी मिला, दादा के 5 बेटा को मिला, 5 बेटा के 55 को बेटा था उसको भी मिला। अब मतलब मिलते जाएगा। अब हम हो गए जन्मजात गरीब। समझ में आ रही है? पहले हम एक गरीब थे, अब हम हो गए जन्मजात गरीब, क्योंकि हम जैसे उस जाति में जन्म ले रहे हम गरीब हो गए। समस्या विकराल है।
तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए बोल रहा हूं कि संविधान को गलत तरह से पेश कर दिए जाते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं और न उसको जानने की हम कोशिश करें। तो ये चीज़ों को हमें को समझना होगा, ठीक है, क्योंकि हो सकती है कड़वी लगेगी, लेकिन सत्य जो है तो हमको संविधान जानना ही होगा। तो ये आपको कंसेप्ट है। तो ये 104वां संविधान संशोधन जो है ये सभी के लिए है। अब कौन बना रहा है क्या बना उसके पीछे मत पड़ो, लेकिन है संविधान किसके लिए, हमें ये चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। ओबीसी, मैंने सी बात, आप ओबीसी यूज करोगे तो ये काहे के करोगे, कोई ये क्यों ना करोगे, दोनों करोगे, कैसे होगा। तो ये क्लियर हो गया पूरा कंसेप्ट। तो ये 16 के 4 में इसलिए कहा गया। अब तो जैसे बिहार में देखो, अब बिहार में क्या है कि प्राइमरी शिक्षक जो बनेंगे टीचर 1 से 5 क्लास तक, तो महिलाओं को 50% आरक्षण है, पता है। प्राइमरी टीचर ये सब बनेंगे तो 50% इनकी आरक्षण है। और बिहार में जितने उसके अलावा जॉब है प्राइमरी टीचर के छोड़ के, बिहार पुलिस हुआ, दरोगा हुआ, बिहार टेक्निकल, जितने भी होगा ये सब में 35% इनका पहला कब्जा है। उसके बाद आपके वाले सीट पे भी कब्जा करेंगे, जनरल से फाइट करके आ जाएंगे, है ना, ईडब्ल्यूएस से फाइट करें। कैसे तो वो 35 तो इनका एकदम रिजर्व है, उसमें कोई नहीं जा सकता है। अब बच गया 65, तो 65 पर भी ये चढ़ाई करेंगे। क्लियर हुआ। कभी आरक्षण का हम 1.5-2 घंटा हमको लगता है आरक्षण को समझाने में क्या कैसे होता है, अभी शॉर्ट में आप लोग जानते रहो तो जल्दी कर लेंगे। क्लियर हो गया। आर्टिकल 16 क्लियर हुआ। तो आर्टिकल 16 में हमारा है कि किसी भी जाति धर्म के आधार पर हम भारतीय नागरिक को सरकारी जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें किसी के साथ कोई हम डिप्राइवेशन नहीं कर सकते, उनको वंचित नहीं कर सकते कि तो इस जात से आते हो, इस धर्म से आते हो, इसलिए तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, ये हमें करने का अधिकार नहीं है। हाँ, आर्टिकल 16 के 4 में इसलिए आरक्षण की बात किए गए कि आजादी के बाद से देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे हमारे समाज के कुछ वर्ग के लोग थे जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े थे। समाज उनको कहीं न कहीं जगह नहीं देती थी। जैसे कि इतिहासों में सुनते हैं कि कहीं क्या होता था कि चापाकल कुआं से पानी नहीं भरने देता था, ऐसा होता था ना, ऐसे इतिहास में बताइए। तो ये कौन थे, एक कहीं न कहीं समाज सोशियली बैकवर्ड थे, समाज उनको जगह नहीं देती थी, सम्मान से दृष्टि से नहीं देखता था। तो वैसे लोगों को समाज, क्योंकि समाज का निर्माण सबके बराबर से होता है। जैसे स्टार्टिंग के दिनों में महिलाओं को ही सम्मान नहीं दिया जाता था, महिलाओं को एक तरह से समझ सकते हैं तो घर के क्या कह सकते हैं सबसे निचले पैदान पर समझा जाता था। लेकिन अब हमारे यहाँ एक बदलाव हुए। पहले क्या होता है, पुरुष लोग अपने घर के महिलाओं को नौकरी करने नहीं देते थे, अब एक मेंटालिटी चेंज हुआ है। अब पुरुष क्या हो रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, खुद को पीछे हो रहे हैं, क्योंकि सरकार उनके लिए प्रावधान कर दी है। क्लियर हुआ। तो पुरुषों के भी माइंड में सेट हो गया कि चलो हम तो पीछे हो जाएंगे लेकिन ये आगे निकल, क्योंकि सरकार इनके साथ है, सरकार के दोनों हाथ है, ठीक है। तो अब मायने सी बात है, हम मेंटालिटी को बदले हैं। देखा ना, अभी मेंटालिटी है बदले तब तक हो गया। जल्दी से एक लाइन। हाँ बेटा, इंडियंस कांट बी डिप्राइव्ड ऑन द बेस, और बेस है कि जाति है, धर्म है, लिंग है, जन्म स्थान है, रंग होता है ना, गोर है, काला है, सामता है ना। तो इस आधार पर हम किसी के साथ कोई तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। वो ब्लैक डायमंडे है लेकिन उसको गोल्डन कलर समझ जाना है। आगे बढ़ जाए, एक लास्ट, उसके बाद कल आर्टिकल 17 पढ़ लेते हैं, बस छोड़ दें। देखो आर्टिकल 17 है हमारा राइट एगेंस्ट, बस एक लास्ट रहेगा, राइट एगेंस्ट अनटचेबिलिटी। क्या है? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत, आपको नहीं करना है। किसी के साथ यदि आप छुआछूत की भावना रखते हैं तो यह भी आपका गैर संवैधानिक है, आप पर लीगल ऑफेंस लगाए जाएंगे। इसी के अंतर्गत हमारे भारत में कानून बना था SC/ST एक्ट, सुना होगा। अब उसमें संशोधन किए गए हैं, अब वो पब्लिक प्लेस के साथ उसको ऐड कर दी गई है। तो आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी की भावना नहीं रख सकते, ठीक है, छुआछूत की भावना नहीं रख सकते, क्योंकि इस समाज में सब हम एक हैं,
मानव सब एक है, मानवता एक है। कौन किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है, किस कम्युनिटी से आता है, छुआछूत यदि करना है, व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात धारणा होती तो कोई इंसान गलत नहीं होता है। इंसान का विचारधारा गलत होता है, इंसान कभी गलत नहीं होता। क्लियर हुआ? और एक आपने बचपन से ही सुना होगा कि फटा हुआ जो चीजें होती है वो नहीं ला जाता है, गंदा चीजें ला जाता है। तो कोई मान लिया जाए कि फटा हुआ कपड़ा ही आपके साथ पहन करके बैठ रहा है, तो उनके साथ आपको किसी प्रकार छुआछूत नहीं करना चाहिए, वो गरीब है, ठीक है। बल्कि गंदा जो होते हैं, गंदा लोगों को, क्योंकि वहां से इन्फेक्शन होता है। तो दूसरी बात, सिंपल सी बात है, संविधान हमारे ये कहती है कि हम देश के किसी भी नागरिकों के बीच हम छुआछूत की भावना नहीं रखेंगे। हम सभी एक हैं, सब देश के नागरिक होने के नाते सब हम एक हैं। बात होगा खत्म। तो ये हमारा अनटचेबिलिटी का है, उसी एक छोड़ देते हैं, ठीक है, तो कलम आगे बढ़ जाएगी। तो चलो आज यहीं पर रखते हैं, आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। कल संडे है ना, कल क्लास रखा जाए, क्लास रखा जाए, क्योंकि फिर इलेक्शन में हम 2 दिन छुट्टी पे रहेंगे, 11 और 12, इसलिए कल और परसों 2